नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश के अंदर तमाम प्रकार की परिस्थितियां इंटरनेशनली लाने के प्रयास हो रहे हों और इसी बीच में देश के दो बड़े आईपीओ आने की तैयारी कर रहे हों, यह दिखाता है कि बाजार ने अपने दम पर खुद को कितना मजबूती से रखा हुआ है। आईपीओ की जब बात हो रही हो तो देश के दो बड़े आईपीओ जिनके बारे में हमने पहले भी सेशन के अंदर आपको बताया है, जिसमें से जियो और एनएसई का जिक्र है। मैंने अपने सेशंस में आपको जिक्र करते हुए बताया था कि इस देश में इस साल कुछ बड़े आईपीओ, जिसमें से भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आ चुका है और बाकी आईपीओ जिनके आने की उम्मीदें हैं, उनमें आज दो बड़े आईपीओ की चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले जो सबसे ज्यादा इंतजार जिस आईपीओ का है, पिछले साल नहीं 2016 से जिसका चला आ रहा है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। और उसके साथ साथ उसी समय पर देश में पदार्पण की कंपनी जिसका नाम है जियो, उसके आईपीओ की आज जानकारी। और ये जानकारी इसलिए क्योंकि ये दो ऐसे आईपीओ हैं जिसका इंतजार दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से भारत के बाजार की ताकत की वैश्विक धमक सुनाई देगी। तो आज के सेशन में वो खबर जिसके चलते इन दोनों को ग्रीन सिग्नल मिलने की बात कही जा रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस मार्च तक अपनी लिस्टिंग कर सकती है, आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स को मार्च के अंत तक सबमिट कर सकती है। बोले सर ये बात तो पिछले साल से सुनती आ रहे हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ है? इस बार ऐसा हुआ है कि सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि इस महीने के अंत यानी जनवरी के अंत तक हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हरी झंडी दे देंगे, यानी एनओसी दे देंगे। तो क्या हर कंपनी को इसी तरह से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ अलग कवायद हुई है? और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां तो हम लोग जाकर ट्रेड करते हैं, ये कब से कंपनी के रूप में काम करने लगा? आज सारे डाउट्स और सारी चर्चाएं बेहतरीन तरीके से होने जा रही हैं क्योंकि सेबी ने इन्हें रोका हुआ था अपने आप को लिस्ट होने से कि आप अभी रुकिए, क्योंकि आप पर कई आरोप हैं। क्या आरोप थे, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिलने जा रहे एनओसी की। मेरे प्यारे साथियों, तुहिन कांत पांडे जी ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस महीने के अंत तक हम एनएसई के आईपीओ को इजाजत दे देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चर्चा को थोड़ा सा यही रोककर चर्चा में ले लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश के अंदर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखने वाली बात यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेट एंटिटी है। जैसे आप में से बहुत से लोग बीसीसीआई के बारे में जानकर हैरान थे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी सरकारी संस्था नहीं है। तो फिर ये क्या है? जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आप सामान खरीदते और बेचते हैं, ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। शेयर्स को खरीदने बेचने का एक प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहां इतनी ज्यादा कंपनियां अपने सामान को यानी अपने शेयर्स को खरीदती बेचती हैं कि ये दुनिया के टॉप 5 प्लेटफॉर्म्स में आता है। तो यहां होता क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी अपने शेयर को बेचती और खरीदती हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करती हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करती हैं। और इस काम को करने के लिए उन्हें कमीशन मिलता है, यानी असली कमाई कमीशन की होती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जब आप सामान खरीदते और बेचते हैं, बेचने वाला कोई होता है, खरीदने वाला कोई और होता है, और बीच में प्लेटफॉर्म अपनी कमीशन फीस लेता है। बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोई अपने आप में प्रोडक्ट नहीं, अपितु एक मंडी की तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे खरीदार और विक्रेता आपस में आकर ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। और इसी वजह से इस व्यापार से हुई कमाई पर फिलहाल के लिए आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। आईपीओ लाने से पहले एनएसई का जो सीईओ है, उनके बयान सुनने चाहिए। आशीष चौहान जी का एक ट्वीट वायरल है जिसमें उन्होंने, जो सीईओ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो कहते हैं कि वो आज ही तिरुपति मंदिर गए थे। तिरुपति मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसी समय पर एनएसई के आईपीओ को सेबी की हरी झंडी मिलने की खबर सुनाई दी। इससे भगवान में उनकी आस्था और प्रबल हो गई। अब ये क्या कहानी है? एनएसई का आईपीओ, भगवान का आशीर्वाद, सेबी की परमिशन, कहानी क्या है? कहानी यह है कि यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले भी
आईपीओ लाने की तैयारी किया था। वर्ष 2016 में ही अपने डीआरएचपी कागज फाइल किए थे, लेकिन उसी समय पर इनके कुछ किस्से बाहर निकल कर आ गए। कोलोकेशन जैसी बातें बाहर आ गई। चर्चाएं सुनाई दी कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ कंपनियों को, कुछ ट्रेडर्स को अलग तरह का एक्सेस दिया हुआ है, जिससे वो ट्रेड के अंदर ट्रेड लीक करके बेनिफिट कमा रहे हैं। आरोप निकला। जब इनके ऊपर आरोप लगा कि आपके प्लेटफॉर्म पर गड़बड़ है, इससे सेबी ने इनका काम अटका दिया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए उस समय जुटाने वाली एनएसई अपने ऊपर लगे कोलोकेशन घोटाले के आरोप के चलते आईपीओ नहीं ला पाई। कुछ ब्रोकर्स को इन्होंने अपने सर्वर तक जल्द पहुंचने का एक्सेस दिया था, ऐसा आरोप लगा। एनएसई के उस समय के चेयरमैन पर भी जांच बिठाई गई। इस तरीके की यहां पर घटनाएं जब घटने लगी तो ऐसे में आईपीओ अटक गया। एनएसई का आईपीओ $118 मिलियन सेबी को देने के लिए तैयार हुआ कि भैया हमारा आईपीओ वापस से चालू करवा दो, हम पेनल्टी भरने को तैयार हैं। एनएसई ने सेबी को $118 मिलियन ऑफर किया। एक्सचेंज ने 1300 करोड़ रुपए सेबी के केस को सेटल करने के लिए अलग से निकाल कर रखे कि सेबी, आपको अगर लगता है कि हमने गुनाह किया है, हमको आपने इतने दिन तक आईपीओ नहीं लाने दिया और अब आप चाहते हो तो हम पैसा देकर के सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप पनिशमेंट दो, विवाद को खत्म करवाओ, और तो और जो ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट है उस मामले को भी सुलझाओ और उसमें भी 643 करोड़ रुपए की हमसे पेनल्टी ले लो। हमारे ऊपर जो आरोप हैं हम पेनल्टी देने को तैयार हैं, हमें पेनल्टी से लेकर के मुक्त करो और हमें आईपीओ लाने दो। अर्थात एनएसई के ऊपर जो आरोप लगे थे वो गंभीर थे। 2016 से 2026 में आप एंट्री कर गए। 10 साल से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार ट्रेड करा रहा है, लेकिन अपने आप को पब्लिक नहीं करवा पा रहा है। अब ये पब्लिक करवाने में ऐसा भी क्या मजा आता है कंपनियों को, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो मालिक लोग बन करके जिन्होंने ये कंपनी बनाई, वो चाहते हैं कि भाई अब हमने इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचा दिया, अपने हिस्से को बेचकर हम निकलते हैं और जो पैसा बेचने से आएगा उसे किसी और धंधे में लगाते हैं। सामान्यतया इस देश में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होने का इंतजार इसीलिए करती हैं कि एक बार हमने जितना भी पूंजी कैपिटल के रूप में लगाया है उसे थोड़ा बहुत तो वहां से वापस निकालें जब जनता मालिक बने। पब्लिक का मतलब ही होता है जनता की भागीदारी। स्टॉक मार्केट के माध्यम से शुरुआत आईपीओ से होती है। आईपीओ के माध्यम से आप शेयर परचेज करते हैं और फिर जो पैसा आप कंपनी को पे करते हैं, कंपनी उसके बारे में बताकर चलती है कि प्रमोटर्स को कितना पैसा लौटाएंगे, इन्वेस्टर्स को कितना पैसा लौटाएंगे, या फिर पूरा की पूरा पैसा कंपनी पास रखेगी और काम को बड़ा करेगी। ये तमाम चीजें डिक्लेयर की जाती हैं। ऐसे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस वजह से है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगी। यानी जब इसका शेयर पब्लिक होने आएगा तो इसमें लोग जबरदस्त रुचि लेंगे, ऐसा मार्केट के जानकारों का मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी खुद ट्रेड करा रही है, जिस प्लेटफॉर्म पर देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम आया हुआ है, दुनिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसके ऊपर बैठा है, वो खुद अपने आप में अगर कंपनी खुद को बड़ा करने का प्रयास कर रही हो तो सोचो कि उस पर लोग कितना ट्रस्ट करेंगे। आज लगभग $5.2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां एनएसई के अंदर ट्रेड कर रही हैं, यानी उनके शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। लगभग दुनिया में लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स होते हैं फ्यूचर के अंदर, उसके अंदर ये नंबर 1 रह चुकी है। वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट एक्सचेंज रह चुका है कैश इक्विटी के मामले में वर्ष 2023 के अंदर। यानी कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर के अंदर चर्चित प्लेटफॉर्म है। और ऐसे में जब सेबी इसे परमिशन दे रही हो तो इसके आईपीओ को, क्योंकि सेबी जब एनओसी देगी कि ठीक है ले आओ आईपीओ, फिर ये लोग आईपीओ लेने जाएंगे और जब ये आईपीओ लाएंगे, मतलब कि लोगों के सामने शेयर लेकर आएंगे, तब तक मार्च हो जाएगा, ऐसी संभावना है। आईपीओ आने के समय आप कैसे शेयर परचेज कर सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और मैंने यह भी बताया है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। मैंने यह भी बताया है कि आईपीओ में ओवर प्राइस्ड लिस्टिंग से कितना फायदा होता है और मैंने यह भी बताया है कि आईपीओ जब आता है तो उस समय सभी को, अगर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं तो सभी को शेयर नहीं मिल पाता है।
उस प्रक्रिया से निपटने के तरीके क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि अगर आईपीओ आ रहा है, आप उसमें शेयर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ में अगर आप अपना शेयर नहीं ले पा रहे हैं, तो एक और तरीका होता है लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड शेयर परचेज करने का। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर, इनक्रेड मनी के प्लेटफॉर्म पर, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अनलिस्टेड यानी कि आईपीओ आने से पहले का जो शेयर प्राइस है, इसे देख सकते हैं। ये लगातार अनलिस्टेड शेयर ग्रो कर रहा है। पिछले एक महीने में 1545 रुपए की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ यहां पर लगातार प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हुए जा रहे हैं। आप यहां पर मिनिमम यूनिट 12 को बाय कर सकते हैं। मार्केट में जो अनलिस्टेड शेयर का प्राइस होता है, इससे आइडिया लगता है कि जीएमपी कितना जाएगा। कंपनी जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जा रही होगी, तो आईपीओ के अंदर जो अपनी इशू प्राइस रखेगी, उससे कितना ऊपर जाकर वो लिस्ट हो सकता है, उसके बारे में तैयारियां चल रही होती हैं। लगभग इससे आइडिया लग जाता है कि शेयर किस प्राइस बैंड में जाएगा। आप यहां पर एनएसई के रिजल्ट्स को देख सकते हैं, उसकी कमाई को देख सकते हैं, उसका मार्केट कैप देख सकते हैं, जो कि 5,34,600 करोड़ रुपए का है। करंट वैल्यू प्राइस के अंदर जो उपलब्ध है वो आपके सामने है, और ये कंपनी की सारी डिटेलिंग है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सवाल है, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो फिर मालिक लोग कौन हैं? तो देखिए, इसमें एलआईसी, आरांधा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, एसबीआई कैपिटल, वेरासिटी जैसे तमाम इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्टर हैं। मतलब एनएसई के अंदर कंपनी को चलाने के निवेशक हैं। यहां के जो निवेशक हैं वो जब पब्लिक कंपनी हो जाएगी, तो अपने निवेश से जो पैसा अर्जित होगा उसे लेकर निकलेंगे। एनएसई का अगर स्वॉट एनालिसिस किया जाए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है, अगर उसका एनालिसिस किया जाए, तो इसके स्ट्रेंथ में देश का सबसे बड़ा होना, मार्केट लीडर होना जहां शामिल है, वहीं वीकनेसेस में इसका ओवर रिलायंस ऑन ट्रांजैक्शन रेवेन्यू होना, कि हाँ भाई, सारा की सारा खेल कमीशन पर टिका है। रेगुलेटरी डिपेंडेंस इस पर सेबी की आती है। सेबी अगर किसी लिटिगेशन के चलते इन्हें किसी काम से रोकती है, तो एनएसई के व्यापार पर असर पड़ता है। लेकिन जहां तक बात हो इसके अपॉर्चुनिटी की, जब देश की लीडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर ट्रेड हो रहा है, तो ये ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भी ऊपर बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट के बाद ग्लोबल ट्रेड कर सकती है। लेकिन वहीं बार बार जब थ्रेट की बात आती है, तो कंपटीशन इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिलता है, और ग्लोबल ट्रेड में हो रहे डिसरप्शन से लोगों का स्टॉक में जो निवेश का जो थॉट है, उसका मिलता है। खैर, आप में से जो भी साथी इस तरह से अगर अनलिस्टेड शेयर लेना चाहते हैं, तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप अपनी रिसर्च के बाद उसे देख सकते हैं। आइए साथियों, अब बात करते हैं हम रिलायंस के बारे में। जो दूसरा शेयर रिलायंस जियो का आ सकता है, क्योंकि चर्चा है कि वो अपना 2.5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। अब ये 2.5% का हिस्सा क्या है? असल मायने में देश के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस जियो का आईपीओ आने की उम्मीद हो रही है, जिसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन के आसपास की है। मतलब कि बाजार के अंदर जियो 50 करोड़ यूजर्स के साथ मार्केट में है। जेफरीज करके जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसकी वैल्यूएशन, उसके मानने के अनुसार पिछले साल नवंबर में इसकी वैल्यूएशन $180 बिलियन थी। अब कुछ बैंकर्स इसकी वैल्यूएशन को $200 बिलियन के अराउंड आंक रहे हैं। यानी रिलायंस जियो 200 बिलियन का तो ऑलरेडी मार्केट कैप रखता है, मार्केट में वैल्यूएशन रखता है, और अगर ये अपना 2.5% हिस्सा आईपीओ में लेकर आता है, यानी कि लगभग $5 बिलियन, लगभग 45,000 करोड़ रुपए वो मार्केट से जुटाना चाहता है, तो ये अपने आप में देश के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो जाएगा। इस आईपीओ का इंतजार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, वो सेबी के नियम थे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए हुए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे देश में 1 ट्रिलियन रुपीज से बड़ी कंपनी, जिनके मार्केट कैप आफ्टर इशू के बाद में 1 ट्रिलियन रुपीज से ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए मिनिमम 5% तक हिस्सेदारी बेचने की छूट रखी हुई थी। लेकिन वो 5% की हिस्सेदारी सरकार अब 2.5% तक लाने के बारे में विचार कर रही है। यानी जिन मार्केट कंपनीज का मार्केट कैप ऑलरेडी $11 बिलियन से ऊपर है, अगर वो 5% की जगह अपना 2.5% हिस्सा भी शुरुआत में प्राइवेट करती हैं, तो सरकार उसे अनुमति दे देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में
अगर वो 5% तक एक ही बार में डाइल्यूट करती है तो हो सकता है कि उसे इतने निवेशक ना मिले, कंपनी जो अपनी मार्केट कैप है उसके अनुसार निवेश से पैसा अर्जित ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियों को फायदा होता है, अगर वो 2.5% ही केवल पब्लिक होती हैं और जो पब्लिक उनका रेट स्टॉक मार्केट के अंदर तय कर देती है, यानी कि मार्केट में ओवर प्राइज्ड हो जाती हैं, तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है। विचारणीय है, एक कंपनी अपने 100% शेयर अचानक मार्केट में उतार दे तो शायद कम उसकी वैल्यू निकल कर आए, लेकिन 1% शेयर बाजार में निकाले, विचार करिए 2.5% निकालना मैंडेटरी होने जा रहा है, 2.5% मिनिमम अगर एक बार में निकाले और उसको देखकर जनता 2.5% को खरीदने निकल पड़े महंगे दामों पर, तो ओवरऑल बचे हुए जो 97.5% शेयर हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी और ऐसा होकर ओवरऑल कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यह कंपनियों को होने वाला फायदा है। दोनों की बातें हैं और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर के प्रोविजंस दिए हुए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी कंपनी अपने कम से कम 25% हिस्से को अगर वो पब्लिक हो रही है तो मार्केट में लाएगी और उस 25% के लिए 5 साल तक का समय दिया जाता है। प्रोवाइडेड शुरुआत में 5% लाएगी या 2.5%, इसकी तैयारी चल रही है। इंतजार हो रहा है सरकार का कि वो 2.5% की अनुमति दे दे, तुरंत जियो अपना पे शेयर पब्लिक कर देगी। ऐसे में पब्लिक के अंदर 10% तक शेयर होल्डिंग अगले 10% के लिए 2 साल के अंदर लानी होगी, 25% शेयर होल्डिंग अगले 5 साल के अंदर कंपनी को लानी होगी। सरकारी प्रयास चल रहे हैं, सेबी का पैनल अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि साहब 2.5% इक्विटी डाइल्यूशन का नियम दे दीजिए। अगर ऐसा होता है तो जियो बाजार के लिए बहुत बड़ा मतलब लगभग 40,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आएगा। जियो की कहानी शुरू कहां से होती है, बार बार हालांकि रिलायंस की कहानी है, लेकिन हल्का सा ब्रीफ में समझें तो कहानी शुरू होती है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली बार 1977 में पब्लिक होती है। रिलायंस इंडस्ट्री धीरू भाई अंबानी द्वारा देश की पहली कंपनी थी जिसका आईपीओ लाया गया था। जब उसका आईपीओ आया उसके बाद कुछ इस तरह से सड़कों पर लोग उसका शेयर लेने के लिए बाहर आए थे। 1977 में 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शुरू हुई। रिलायंस ने 7 गुना ओवर सब्सक्राइब पाया था। देश में तेजी से उसने विस्तार किया, काम के क्षेत्र में वृद्धि की। धीरू भाई अंबानी जब 2006 में नहीं रहे तो उसके बाद रिलायंस का विभाजन हुआ। मुकेश अंबानी के पास रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल गया, अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम और पावर सेक्टर आया। धीरे धीरे मार्केट में बदलाव होते गए, रिलायंस अपने मार्केट क्षेत्र को बढ़ाती चली गई। आज लगभग 125.3 बिलियन डॉलर का ग्रॉस रेवेन्यू रिलायंस करती है। रिलायंस के पास ग्रॉस रेवेन्यू में 31 बिलियन डॉलर का ग्रॉस रेवेन्यू Q2 के अंदर दर्ज किया गया है। उन्हीं का प्रोडक्ट है रिलायंस जियो, जिसकी नींव मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने 2011 में रखी थी। 2011 में शुरू हुआ यह काम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड की 95% हिस्सेदारी खरीद कर किया था, जिससे देश के 22 जोन में 4G स्पेक्ट्रम फैला दिया गया था। उसके बाद 2013 में रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल के साथ अंडर सी केबल के लिए एग्रीमेंट किया। दिसंबर 2015 में जियो ने 4G सर्विसेज का खुलासा किया। सितंबर 2016 में जियो ने 4G सर्विस पूरे देश में शुरू कर दी और उसके बाद जो भी है रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज आप सबको रिलायंस जियो के बारे में जानकारी है। जियो ने फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराकर जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आज वो सभी प्रोडक्ट्स प्रॉमिसिंग कंपनी बनते चले जा रहे हैं। चाहे फिर जियो का फाइनेंस हो, तमाम प्रकार जियो हॉटस्टार हो, किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी अपनी अलाइड एक्टिविटीज इतनी बड़ी कर ले जाएगी कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगी। और आज रिलायंस की ना जाने कितने प्रकार की कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करने लगी हैं। पूरा पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है और इसी इकोसिस्टम के चलते इंडिया का ये नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। जियो प्लेटफॉर्म लगातार इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को लेकर, जिनमें से 23 करोड़ सब्सक्राइबर 5G यूजर हैं, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जब जियो आगे बढ़ेगा अपने बेनिफिट्स को लेते हुए, तो ऐसे में जब ये पब्लिक होता है तो उससे आ रहे पैसे को ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर सकेगा। इसके इन्वेस्टर्स में बहुत सी कंपनियां हैं, वो जो इसके साथ शुरुआती समय में इन्वेस्ट की हुई थी, ये उन्हें वापस पैसा रिफंड कर सकेगा। जियो की भविष्य की प्लानिंग में 6G टेक्नोलॉजी को देश में लाने की तैयारी चल रही है। अक्टूबर 2023 का पीआईबी का हेडलाइन सरकार की भी यही मंशा दिखाता है। दुनिया भर में 6G सर्विसेज लाने की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और इंटरनेशनली
स्टार लिंक के साथ जियो काम करते हुए सैटेलाइट इंटरनेट को भी देश में लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जियो बहुत सारे विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, पब्लिक होने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही सेबी 2.5% तक इन्हें आने की इजाजत देता है, अचानक ये प्लेटफॉर्म पब्लिक होगा और पब्लिक होते ही मार्केट का, देश का सबसे बड़ा आईपीओ, हुंडई के आईपीओ को पछाड़ते हुए इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ सिद्ध हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च करते रहिए। मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो साथियों से साझा करें। और अगर हाँ, एनएसई के आईपीओ में जाने से पहले अनलिस्टेड शेयर में रुचि रखते हैं तो अपने रिसर्च के अनुसार प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।